कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी। इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स थोड़ी देर से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इस वक्त जिस स्टूडेंट से मिल रहे हैं ये ऑल इंडिया रैंकर्स सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। शी हैज स्कोर 499 आउट ऑफ 500। इट्स अमेजिंग। हम थोड़ी इसी इंस्पिरेशन कॉन्वर्सेशन को कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी शर्मा है और मैंने CBSE 2025 में 499 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है एज बेस्ट ऑफ 5। मैं नासिक कैम्ब्रिज स्कूल की स्टूडेंट हूँ और क्यू कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट से मैंने मेरे 10th की जर्नी को बूस्ट अप दिया था। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, जुनून रखिए, आप ज़रूर कर पाएंगे और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मैंने भी क्यू कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छा मुझे बूस्टअप मिला है यहाँ से और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी एस्पिरेंट्स है, बोर्ड एस्पिरेंट्स है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए और बोर्ड्स के लिए सबको ऑल द बेस्ट। मैं फ्यूचर JEE IIT एस्पिरेंट हूँ और ये होप करती हूँ कि नेक्स्ट 2027 में ऑल इंडिया रैंक लेस देन 100 लाके मैं फिर से एक बार अपने पेरेंट्स और अपने मेंटर्स का नाम रोशन कर सकूँ। Mansi, your incredible achievement is not, limited over here. I consider that you should carry it forward to inspire many of the, aspirant or the future aspirant. आज आप उसके सेंटेंस को, टोन को, जो भी पोइटिक डिवाइसेस रहती हैं, हर एक पोइटिक डिवाइस को आप अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और बात करूँ मैं सोशल स्टडीज़ की, तो सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री से बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें कुछ भी रिलेटेबल उनको नहीं लगता है। पर रिलेटेबल ना समझ के हम उसे एज अ स्टोरी या फिर एज एक चीज़ सोच सकते हैं कि ये जो गलती पहले हुई है उस गलती को मैं मेरी लाइफ में रिपीट ना करूं। इस मोटिव से, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मोटिव से अगर हिस्ट्री के हम मैसेज को समझेंगे, ये समझेंगे कि हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, ताकि एक थॉट है कि अनलेस एंड अनटिल माई पास्ट इज नॉट क्लियर टू मी, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई फ्यूचर। तो मतलब अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने पास्ट में भी डेल्व करके देखना होगा कि किस तरह की मिस्टेक्स है और क्या मैं मेरी लाइफ में नहीं करूं। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट को अगर इंजॉयबल बना के पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस हासिल करने से। ब्यूटीफुल, यूनिक लगा और बड़ा अच्छा लगा कि जब हम मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं और मुझे अगर कोई गैप लेना हो, स्टडी ब्रेक लेना हो, तो उसमें भी हम वैसे सब्जेक्ट को चूज करें जो मुझे इंटरटेन करे। सो इस तरह से पता चलेगा कि स्टडी अब बर्डन नहीं है। दैट इज ऑसम। सेकेंड चीज के जब आप स्टडी को एंजॉय करने लगते हो तो फिर चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, सबसे पहली चीज कि आपको कोर फंडामेंटल पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मानसी, कि आप उस चीज को आप बर्डन लेके बहुत दिनों या बहुत महीने तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको मानसी जैसा एक अनदर सेट ऑफ एग्जाम्पल बनना है या ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल बनना है, तो अच्छी बात यह है कि आप उन चीजों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते एज अ बर्डन। आप उस चीज को जीना पड़ेगा, है ना। आप चूंकि साइंस ऑफकोर्स स्टडी ऑफ नेचर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका नेचुरल बिहेवियर क्या है साइंस को पढ़ने का। सो दैट इज ऑसम। एंड हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो लोगों को फायदा। अच्छा, एक चीज तो है वो बड़ा पर्सनल आ जाता है, मैं स्टूडेंट पर्सनल की बात कर रहा हूँ। मानसी, एज अ बोर्ड एस्पिरेंट, आपका क्या टाइम स्लॉट रहता था? क्या आप मैथमेटिक्स डेली करते थे? क्या साइंस डेली करते थे? या करते थे तो उसका आवर्स क्या रहता था? आप उसको कैसे सेलेक्टिव बनाते थे? दूसरे क्वेश्चन इसी में मैं ऐड करूंगा सब क्वेश्चन के, किस टाइप के क्वेश्चंस को ज्यादा करना चाहिए? क्या हमें एनसीईआरटी से बाहर जाना चाहिए तो किस हद तक जाना चाहिए? ताकि क्योंकि पढ़ने का कोई सीमा नहीं है, आप मतलब है ना, आप उसको विदाउट, है ना, मेकिंग एनी बाउंड्री, आप उसको एकदम लिमिटलेस क्वांटिटी तक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को कहाँ तक रहना चाहिए एक अनदर मानसी बनने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि स्टडी की तो कोई सीमा नहीं है, पर हाँ ऑफ कोर्स अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है आपके बोर्ड्स में, एग्जाम्स में, तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाना होगा, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं।
रेफरेंस बुक्स कुछ रहती हैं जो कि स्कूल्स आपको प्रोवाइड कर देंगी, कोचिंग मॉड्यूल्स रहती हैं, तो आप उसमें के क्वेश्चन जो है वो अगर प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा नहीं, आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चंस, तो आपका आउट ऑफ मार्क्स इन मैथ्स तो पक्का हो जाता है। और जैसे कि अब बात की जाए कि बाकी के जो टाइम शेड्यूल आपने जो मेरे से पूछा कि मैं कौन सा टाइम किसको लोकेट करती थी, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। मैंने कभी काउंट नहीं किया कि मैं टोटल कितने घंटे पढ़ रही हूँ पूरे दिन में, पर इतना करूंगी कि जब भी मुझे टाइम मिला है, मतलब स्कूल से, ट्यूशन से, जब भी मैं घर पे गई हूँ, पढ़ती रहती थी मैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं मुझे लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर मुझे कुछ करना चाहिए था। पढ़ती तो रहती थी, पर मैंने ऐसा काउंट नहीं किया है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैथ्स मैंने हर रोज किया है, बहुत अच्छे से किया है। मैथ्स और भी बेटर हो जाता है आपका अगर आप टाइमर लगा के सॉल्व करोगे मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम पे सॉल्व नहीं होता मैथ्स। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था, जब मैं भी टेस्ट देती थी, प्री बोर्ड देती थी, तो मेरे पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था कई बार तो। पर लास्ट में मुझे बहुत अच्छी ये चीज पता चली कि यदि मैं टाइमर लगा के सॉल्व करूंगी अच्छे से, तो फिर मेरा मैथ्स भी जल्दी होने लगेगा। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में 3 है हमारे पास, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो तीनों के लिए मैंने ऐसा तो शेड्यूल पूरा बनाया नहीं था, पर अगर आप अपने दिमाग में रखोगे कि अच्छा हाँ मेरा ये बाकी है, मुझे कवर अप करना है, जो बैकलॉग्स कुछ रह जाते हैं तो उसे नहीं बचने देना है, आपने उसे करते रहना है साथ साथ में। SST में रिवाइज करते रहती थी समय समय पर, जब भी मुझे टाइम मिलता था तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लिया, या फिर कुछ अंडरलाइन, अगर टेक्स्ट बुक जब पढ़ते तो अंडरलाइन करना चाहिए, तो जब अंडरलाइन किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहते थे, कीवर्ड्स रहते थे, मीनिंग्स रहते थे, वो सब एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो वो दिमाग में इन द सेंस छप जाता है। बहुत प्रैक्टिस होती है, वैसे भी प्री बोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप बोर्ड्स दोगे आपका प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पे हो जाएगा। अगर आप अच्छे से मन लगाकर पूरे ठान लोगे कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड्स में, तो डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा। ओके, मतलब इरादा पक्का होना चाहिए और वो थ्रू आउट द ईयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन तक आप हमारी बातों को सुन के 2 दिन तक इंस्पायर हुए, मस्त शेड्यूल बनाया, बाकी एज यूजुअल हो गए। एक चीज है मुझे ये जानना है, मैंने आपके ऑफकोर्स थ्रू आउट द सेशन मैंने आपके नोटबुक्स चेक किए हैं, मैंने आपको देखा है, क्या लगता है आपको, आपने दूसरों के भी आंसर शीट देखे होंगे, नोटबुक देखे होंगे जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते रहे, तो क्या बोर्ड इसमें जो बच्चे यहाँ पे ये डरे हुए हैं ये जानकर क्या मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, मेरे पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है आंसर शीट लिखने का, तो क्या लगता है आपकी प्रेजेंटेशन और बोर्ड का जो पेपर करवाने का जो तरीका है, क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या किसी का राइटिंग डिसिप्लिन मैटर करता है कि उसकी राइटिंग कितनी गंदी दिख रही है, क्या वो रीडेबल है या नहीं? इन सब चीजों को लेकर आप क्या कह सकते हैं? हैंडराइटिंग तो मैं कहूंगी कि मैटर इतना नहीं करता कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से लेजिबल है तो आपको उसको बस थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे तो वो नीट ही लगता है। बस दिखने में वो नीट लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत स्क्रिबल कर दिया या बहुत विदाउट एनी गैप लिख दिया, तो वो थोड़ा सा देखने में भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता उतना। तो बेटर होगा कि आप अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने से अच्छा है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके उसको इम्प्रूव करिए। और रही बात की प्रेजेंटेशन की और नोटबुक्स की, तो स्टार्टिंग में तो मेरी भी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं थी। ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आइडिया तो रहता नहीं है सबको, पर जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट और वगैरह दे सकते हो, उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे आंसर्स इतने लिखने चाहिए, ऐसे लिखने चाहिए, इस तरह से सुंदर दिखेंगे। आपको हर एक चीज अपने आप एक्सपीरियंस के साथ पता होगी। वैसे अगर मेरी बात करेंगे तो लास्ट बोर्ड्स तक मैंने ये गलती की थी कि मैंने बहुत स्क्रिबल किया था, पर फिर मेरे प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स में, पर फिर मैंने बोर्ड्स में उसे इम्प्रूव किया, स्क्रिबलिंग कम की, स्पेस दे के लिखा, तो वो उसकी वजह से मार्क्स भी इम्प्रूव हुए हैं उसमें। थैंक यू। मैं करीब 9 to 10 मंथ से मैंने मार्क्सिस के आंसर शीट, उसके नोटबुक्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे ये फैक्ट पता था कि CBSE के क्राइटेरिया में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपके प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर, मतलब स्पेशली हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर, बट रीडेबल होना चाहिए, क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आप मैसेज लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर आंसर वो रीडेबल होना चाहिए, वो डिलीवर हो जाना चाहिए, तो दैट इज एनफ टू गेट आउट ऑफ मार्क्स। तो एक चीज़ तो बस मैं चूंकि आपको आपके ही इंस्पिरेशन से सुनवाना चाह रहा था ये चीज़ें कि क्या कितना हद तक मैटर करता है।
अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मानसी, अगर ये सब सारे क्वेश्चंस नहीं होते और आप एक ऐसी स्टेज में होते, ठीक है, क्यू कंसेप्ट से जुड़े नहीं होते आप, अगर आपको कहीं पर ऐसे बोला जाता है कि मानसी यू आर ऑसम, ये जो क्राउड है स्टूडेंट का, आपको कुछ ऐसी एनर्जेटिक वर्ड बोलना है जिससे पूरे साल चार्ज रहे, या फिर अगर वो कहीं भूलने लगे तो आपके लिए ऐसा क्या होगा जो उनको बोले और उनको लगे कि नहीं, मैं भी एक मानसी बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ देयर गोल, इन टर्म्स ऑफ देयर टारगेट, कि वो कैसे अचीव कर पाएंगे। जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो या फिर आपको लगे कि अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो बस एक बार अपने मम्मी पापा को देखिए वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना अपने जी जान से आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, आपके लिए काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। एक बार बस उनकी आंखों में देखिए और उनसे पूछिए कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार प्रयास कर ले, जरूर होगा तुझसे। वो कभी आपको डिमोटिवेटेड फील होने नहीं देंगे। आप एक बार अपने मन की बात अपने मम्मी पापा के सामने रख के देखिए, आपको अपने आप अंदर से वो जुनून आएगा कि मुझे करना है, कम से कम मेरे माँ बाप के लिए मुझे इतना करना है कि वो खुश रहे। जब मैं इस मोड पे पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, जब मेरा रिजल्ट आएगा, तो मेरे मम्मी पापा भी प्राउडली कहने चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, इसने इतना स्कोर किया है। बस ये आपके दिमाग में रखिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगे। मैं मेरी तरफ से लास्ट बता रहा हूँ कि मैं कई बार मानसी है यहाँ पर, कई बार मैं मेरे सेशन में ये कहता था कि आप जो भी करेंगे ना, इसका पहला क्रेडिट आपको जाएगा, ठीक है। मैं आपको वर्ल्ड क्लास का टीचर दे दूँ, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूँ, मटेरियल्स आपको वर्ल्ड क्लास के दे दूँ, बट ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। सो वर्ल्ड क्लास इज यू एक्चुअली। तो यहाँ से एक बात समझ में आता है कि आज इन्होंने जो भी किया है, इनका पहला क्रेडिट खुद मानसी को जाता है। सेकेंड क्रेडिट्स मैं आज भी बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मानसी के सामने, क्लास में तो हम करते ही रहते हैं, पेरेंट्स को जाता है। हाँ, थर्ड क्रेडिट्स उन सभी को जाएगा, लाइक मेंटर्स एंड जहाँ से आप जुड़े हुए हैं। ऑफकोर्स उनका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो आपके लिए गाइडलाइंस होते हैं, क्या करना चाहिए समय पे, क्या नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल। तो होप सो आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंस्पिरेशन लगा होगा, बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ें आप तक डायरेक्टली पहुँचने वाली हैं। आप बस इससे सीख लो और अपना ही कुछ बदल डालो, तो इस चीज़ के लिए हम ये सर्कुलेट करेंगे। थँक यू। नमस्कार सर, आज आपण आलो क्यू कन्सेप्ट क्लासेस चेतनानगर नाशिक येथे, आणि इथल्या विद्यार्थिनीचा हा महाराष्ट्रामध्ये प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले अशांची आपण बातचीत करणार आहोत। आणि इथले जे संचालक आरव सर आहेत ते आपल्याला क्लासबद्दल आणि विद्यार्थिनीबद्दल थोडक्यात माहिती सांगतील। हम इसे हिंदी में रखते हैं ताकि सभी तक पहुंच पाए। अक्रॉस द नेशन है मोटिव अपना, तो हम ये समझते हैं कि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो आप देख रहे हैं, ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल फ्रेश इंस्पिरेशन बैठा हुआ है, और हम ये कॉन्वर्सेशन, हम ये सभी चीज़ देख रहे हैं। मानसी को मुझे कभी ऐसे एक्स्ट्रा नहीं बताना पड़ा कि मानसी ये कर लो मानसी, क्योंकि उसका खुद का ही गोल बहुत क्लियर है, और वो डे वन से मैं उसको ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूँ। वो बहुत अपने ओरिएंटेशन को लेके बहुत क्लियर है, उसमें कुछ भी धुंधलापन नहीं था। कभी कभी मैंने उसको स्टक होते हुए देखा, इस बात से नहीं, सपोज के मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सपोज कि हमने 20 मार्क्स के पेपर कंडक्ट किए और उसमें मानसी को 19 मिले, तो मैंने उसको इस बात के लिए खुश होते हुए नहीं देखा कि ठीक है शी हैज स्कोर्ड 19 आउट ऑफ 20। मैंने इस बात से जरूर उसको देखा कि उसके 1 मार्क्स कहाँ पे चलेगा। ये एक अच्छी स्टूडेंट की आइडेंटिटी है कि, और इससे ये पता चलता है कि वो अपने एक एक मार्क्स के लिए कितना जेन्युइन है, कितना सीरियस है। उसको लगता है कि हमने हमारा बेस्ट दिया, फिर भी किधर भी किस माइनर मिस्टेक की वजह से हमारे मार्क्स चलेंगे। तो उसने एक्चुअल में एक हैबिट को अडॉप्टिव कर लिया कि दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। उसने जो किया तो दैट इज ओके, 19 वाज गुड, बट उसने उस पर बहुत ज्यादा काम किया कि वो 1 मार्क इधर गए, वो दोबारा नहीं जाने चाहिए, चाहे यहाँ हो, स्कूल में हो, कहीं हो। सो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक वाज अ बिग टूल। आई थिंक कि वो उसको लिफ्ट करता रहता है हमेशा और आगे भी करता रहेगा। एज अ फाउंडर ऑफ क्यू कंसेप्ट इंस्टीट्यूट और मेंटर मानसी का होने के लिए मैं आपको बस ये कहूँगा कि देखो, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जितना हम और आप इसको बनाकर ये समझ कर उसको कर लेते हैं। एक्चुअल में अगर आपने हर दिन का काम प्रॉपरली एंगेज्ड होकर किया है, जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो, एकदम प्योर तरीके से किया है, तो ईच एंड एवरीथिंग कुड बी इजी।
आप हर किसी चीज को डील कर सकते हैं, बस डील करने का तरीका जो है वो हर दिन पे डिवाइडेड होना चाहिए। आप एक दिन में बहुत सारा कुछ नहीं कर सकते, बाकी 6 डेज आप इस बिना पे नहीं ले सकते कि चलो हमने आज बहुत पढ़ लिया, बाकी 6 डेज नहीं भी पढ़ा तो भी हम हमारे गोल को अचीव करेंगे। नहीं, हर दिन का गोल होना चाहिए, हर दिन का छोटे छोटे टारगेट्स होने चाहिए। बड़े टारगेट्स कभी भी हम एक दिन में नहीं कर सकते, इस वजह से बोर्ड को 1 साल दिया जाता है। आप उसको फ्रैगमेंट्स में अचीव कीजिए, हर दिन आप कंसिस्टेंट रहिए। आप अपनी दूसरी चीज की ये है कि एज अ मेंटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको कभी भी कहीं पे ऐसा लग रहा है मेरी तरफ से कि चलो ठीक है आरव सर से बात करनी है, हम कहीं पे स्टक हो रहे हैं या फिर मुझे कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, प्लीज फील फ्री टू रीच अस आउट। आप qconsepinstitute.in पर भी विजिट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर भी है वहां पर, आप मैप और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, किसी भी टाइप का असिस्टेंट जहां पे हम आपको हेल्प कर पाएंगे, मुझे खुद अच्छा लगेगा। या तो फिर आप फिजिकली विजिट कीजिए हमारे ब्रांचेस में, ठीक है। और होप सो ये सारी चीजें, ये सारी जर्नी आपको बहुत ही स्पेशल लगा होगा। हम ऐसे बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, सो होप फॉर द बेस्ट।